नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव प्रकाश और आज इस सेशन में, इस वीडियो में, इस डिस्कशन में हम आपके लिए लेके आए हैं एक सीनियर लीगल ऑफिसर जो कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, जो कि इसरो का कमर्शियल आर्म है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं चिन्मय रॉय सर, जो कि एक स्पेस लॉयर हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस लॉ जो कि पेरिस में है उसके मेंबर भी हैं। स्वागत है सर आपका इस सेशन में और स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you, Vaibhav, for having me and for the kind introduction. तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। मैं ऐसे झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूल की एजुकेशन सेंट जेवियर्स बोकारो से करी। उसके बाद फिर क्लैट क्वालिफाई करके फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से फिर मैंने लॉ किया। उसके बाद कुछ दिन मैंने एक लॉ फर्म में काम किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में जाना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। आई थॉट दैट दैट इज़ माई कॉल। फिर मैंने नौकरी छोड़ के फिर कुछ दिन तैयारी करी और उसके बाद फिर अभी मैं एंट्रिक्स कॉरपोरेशन में काम कर रहा हूँ। तो दैट इज़ हाउ लाइक आई केम थ्रू माई जर्नी। तो सर आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों के मन में भी होगा, कि इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में क्या काम होता है एक लीगल ऑफिसर का? हाँ वैभव, ये आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। ये सवाल इनफैक्ट मेरे लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए कोलीग्स भी अक्सर पूछते हैं। देखिए, हमारा काम दिखता नहीं है फ्रंट में, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कि हम एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जो कि नीदरलैंड्स का है या फिर यूएस का है, तो वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हमने कोई एग्रीमेंट किया और अ, जो दूसरी पार्टी है उसने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया। तो मुझे वो देखना है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। तो उसके लिए जो भी लीगल रिकोर्स रहेगा वो हमें लेना होता है। कई सारे केसेस चलते हैं जिसमें कि हम वो इंश्योर करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हों। और मान लीजिए कि कभी हमें अपनी सैटेलाइट बाहर से लॉन्च करवानी है या बाहर की सैटेलाइट जब इंडिया में आ रही है, तो कई सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड लॉज भी होते हैं जिनका कि हमें कंप्लायंस करना होता है। कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं। हमें वो भी देखना होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे कहीं भी कोई भी प्रोविज़न वायलेट नहीं हो रहा है। कई सारे टैक्स के डिस्प्यूट्स होते हैं कि मान लीजिए कि हम इंडिया में ऑपरेशन कर रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड जो भी टैक्स लॉज़ हैं, हम उनके कंप्लायंस में कैसे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करना होता है। मान लीजिए कोई सैटेलाइट से रिलेटेड सर्विस हम दे रहे हैं, जो कि फॉरेन कस्टमर को दे रहे हैं, तो उसके लिए हम कैसे एग्रीमेंट्स करें कि हमारे इंटरेस्ट सेफगार्ड हों। ये सारी चीज़ें जो हैं कि हम देखते हैं प्रमुखता से। तो अगर मैं अपने दर्शकों को एक बार एक छोटे से नटशेल में बताऊं कि सर ने क्या बताया, तो बेसिकली जब भी हम देखते हैं कि कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको कि फॉलो करना होता है, बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं जो करना होता है। तो एक छोटी सी चीज़ अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं या हम कोई सामान को बाहर भेज रहे हैं, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लॉज आ जाते हैं। अग्रीमेंट्स करना, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना कैसे होगा, तो मतलब कितना कुछ होता है जो शायद हम आम लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता, बट एक्चुअली है वो चीजें पीछे। तो एक बहुत ही नए जनरेशन का कह सकते हैं कि एक एवेन्यू है लॉ में, जिसे कि हम स्पेस लॉ कहते हैं सर। तो सर थोड़ी सी आपके लाइफ में थोड़ा पीछे जाते हैं और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्लैट की तैयारी कैसे करी, वो हमारे क्लैट एस्पिरेंट्स को बताइए। देखिए, जब मैं स्कूल में था, तब मैंने साइंस की पढ़ाई करी अपने 10+2 में। लेकिन मुझे फिर पता चला कि क्लैट नाम का कोई एग्ज़ाम होता है। मैं एक छोटे शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी और मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। आज तो चलिए क्लैट अपने आप में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस आया है क्लैट का, पहले वो चीज़ नहीं थी। इनफैक्ट उस टाइम पे मुझे
अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कोलकाता से मंगवाना पड़ा था। बोकारो में फॉर्म भी नहीं मिलता था। हाँ। और वो तो आप देख लीजिए कि जब फॉर्म नहीं मिल रहा है तो प्रिपरेशन करने के भी बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे। लेकिन हाँ, इसमें इंटरनेट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैंने देखा इंटरनेट में देखा कि इसमें लीगल रीज़निंग, लॉजिकल रीज़निंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है इस एग्ज़ाम हाँ, में। हाँ। और मैंने देखा कि नहीं, ये सारी चीज़ों में मुझे भी इंटरेस्ट है। और अ, फिर मैंने इंटरनेट से बहुत सारे मटेरियल्स डाउनलोड किए। मैंने एक किताब खरीदा, फिर उसी से मैंने अपनी तैयारी करी और उसके बाद फिर हो गया क्लैट। फिर मैं एनएलयू रांची चला गया लॉ करने के लिए। तो सर आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा? एक नटशेल में अगर आप बताना चाहो तो? देखिए, एनएलयू रांची एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट रहा मेरे लिए। मैं इनफैक्ट बोलता हूँ कि अगर मेरे सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी चीज़ का रहा है तो वो एनएलयू रांची का और मेरे स्कूल का, दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। एनएलयू रांची में मैंने पढ़ाई भी की, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अच्छा समय मैंने 5 साल बिताया वहाँ पर। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज़ हैं। और मैंने अ, बहुत सारे तरीके से जितना हो सके कॉलेज के डेवलपमेंट में भी फिर मैंने कंट्रीब्यूशन किया। तो इस तरीके से बहुत अच्छा टाइम बीता 5 साल का वहाँ पर। सर एक चीज जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और पर्सनली मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, इसकी आपके आपकी क्या थॉट प्रोसेस था आपका कि आपने क्यों गवर्नमेंट एग्जाम चुना? आपने जैसे बताया कि आप पहले लॉ फर्म में काम कर रहे थे, तो वो लॉ फर्म छोड़ के गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जो आपका रुझान आया, वो क्यों हुआ? और फिर आपने तैयारी कैसे करी? वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करी आपने? बिल्कुल, हाँ वैभव, ये इनफैक्ट मैं जब लॉ कर रहा था एनएलयू रांची से, तब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। मैं भी वही भेड़-चाल आप बोल सकते हैं, या फिर जो नॉर्मली एनएलयू के बच्चे करते हैं लॉ फर्म्स में नौकरी करने का। मैंने अपने सारे इंटर्नशिप भी लॉ फर्म्स में करी। मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठा, मेरा लॉ फर्म में सिलेक्शन हुआ, मैं काम कर रहा था। लेकिन उसी दौरान मुझे लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे समाज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है डायरेक्टली। हम्म। फिर मुझे इस चीज़ की के टुवर्ड्स मेरा इंक्लिनेशन बढ़ा कि आई शुड डू समथिंग व्हिच इज हैविंग सम डायरेक्ट इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। हम्म। एंड आई थॉट दैट देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस। हम्म। So that is what I thought, and with that thought, I resigned from my job, and then I uh, came into preparation. And after those preparations, then I qualified a number of exams, and finally I am in Antrix Corporation. So that is how it is. तो सर मेरा आपसे अगला सवाल जो है वो ये रहेगा कि ये जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी थी, प्रेपरेशन जर्नी थी, वो तैयारी आपने कैसे करी? हाँ, ये वैभव बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रिपरेशन की जर्नी में। मैं बोलूँगा कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, foremost thing I would say is to have a proper plan. हम्म। It's not that what a person is wanting to become. हम वो चीज़ कैसे हासिल करें, कैसे अचीव करें, उसके लिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इस वीक क्या पढ़ रहे हैं, हम इस मंथ क्या पढ़ रहे हैं, वो हमारा प्लान होना चाहिए। पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं बोलूँगा कि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम आज क्या पढ़ रहे हैं या फिर हमने इस वीक क्या पढ़ा, उसका हमें प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए। हम्म। तीसरा मैं बोलूँगा कि सिर्फ़ पढ़ना नहीं चाहिए, हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना याद है। हम्म। उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम रिकॉल करें। किताब बंद करके हम कोई पेपर में लिख रहे हैं कि हमने जो पढ़ा, जो कल पढ़ा था या आज सवेरे जो पढ़ा था, वो हम रात को रिवाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, हमने जो पढ़ा था वो हमें कितना याद है। किताब बंद करके बिना पढ़े हमें कितना याद है, फिर हम अपने किताब से मिलाएँ कि हाँ, जो हमने पढ़ा था हमें कितना याद है। हो सकता है कि हमें 40% 50% याद रहे, बट दैट इज़ नॉट व्हाट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज़ दैट यू आर वायरिंग योर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट यू आर रीडिंग। हम्म। तो इसलिए मैं बोलूँगा ये 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ ही साथ हमें वो चीज़ देखना चाहिए कि हम साइंटिफिक तौर पे
अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं, कि जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। और ये 3 चीज़ के साथ साइंटिफिक तरीके से और भी कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें याद करने में मदद करती हैं। वो सारी चीज़ों का भी हमें यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों एक चीज सभी दर्शकों को मैं बताऊंगा, सर ने जो 3 बातें कही इसको तो आप बिल्कुल गांठ बांध के याद रख लीजिए। सबसे पहली चीज सर ने कही कि आपका एक प्लान होना चाहिए, एक ब्रॉड, एक बड़ा सा प्लान कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। उसके बाद एक छोटा सा प्लान कि मुझे क्या छोटे छोटे कदम उठाने हैं उस बड़े प्लान को अचीव करने के लिए। तो वो प्लानिंग जो है वो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ती तो पूरी दुनिया पढ़ रही है बैठ के, लेकिन सक्सेसफुल कुछ चंद लोग ही हो पा रहे हैं, इस बिकॉज कि उनको पता है कि मुझे अपने एंड रास्ते पे पहुंचना कैसा है। दूसरा, सर ने आपको बहुत अच्छी चीज बताई पावर ऑफ रिवीजन के बारे में। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप जितना भी पढ़ते चले जाओ शायद आपका ब्रेन भूलता भी चला जाएगा। और तीसरी चीज जो सर ने बताई इज कि आपको रिकॉल करना है। आंख बंद करो, एक क्विक रिवीजन करो कि मुझे कितनी चीजें याद है। इसके अलावा सर का यह भी कहना है कि आप अपने तरीके के कुछ ऐसे ढूंढो क्या साइंटिफिक तरीके हैं कि आपको कैसे याद रह सकता है। हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोगों को लिख के याद रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोगों को किसी को पढ़ा के सुना के याद रहता है। तो बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हैं, तो आप उसको यूटिलाइज करें। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है। वैभव। मूविंग ऑन सर, आपसे एक एडवाइस मैं ये चाहूंगा जो कि आप हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटी के बच्चों को दें, क्योंकि आप भी एक बहुत छोटे से शहर से आते हो जहाँ पे कि एक्सपोजर शायद बहुत लिमिटेड था जैसा आपने बताया। तो एक पीस ऑफ एडवाइस आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी के बच्चों को जो आज हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या होगा? बिल्कुल वैभव, मैं तो ये बोलूँगा कि वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स वेयर देयर इज़ नो बैरियर टू गेट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। सॉर्ट ऑफ आई वुड से दैट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी डेमोक्रेटाइज्ड नाउ। There are a number of resources, and the foremost resource I would say is internet. जी। Platforms like StudyIQ जी। uh, can play a very important role in helping uh, students prepare for whatever exams they are preparing. तो मुझे हमें मैं बोलूँगा कि हमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करनी चाहिए और सही प्लेटफॉर्म्स में सही इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि आज इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के जो बेस्ट रिसोर्सेस हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो बुक्स हों, हमें सबका एक्सेस मिलता है। जी। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और आज समझिए तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 का डिफरेंस खत्म हो गया है। हम्म। इस इंटरनेट का यूटिलाइजेशन आप अच्छे से करें तो फिर आप आपके लिए कोई बैरियर ही नहीं है मेरे हिसाब से। सो आई वुड से दैट दैट इज़ हाउ पर्सन a student in tier 2 tier 3 cities should prepare for his exams. तो सर का बहुत ही अच्छा एडवाइस है। कई सारे स्टूडेंट्स हमसे अपने टीचर से, हम एडुकेटर से पूछते रहते हैं, सर हम छोटी जगह से आते हैं, कैसे करें, हमारे पास एक्सपोजर कम है। आप सुन रहे हो सर को, जो खुद आपको बता रहे हैं कि देखो आज के डेट में टीयर 2 टीयर 3 सिटी का कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आपको इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करा ही दे रहा है। आप घर बैठे वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अफोर्ड कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। जज्बा जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। एंड स्टडी आईक्यू जो है वो आपके लिए हमेशा ही तत्पर है, और आपके लिए वो अफोर्डेबल एजुकेशन जो है वो हम हमेशा आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो सर एक फाइनल सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो कि हमारे दर्शक भी आपसे सुनना चाहेंगे। आपका पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा जो जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हैं, अभी लॉ स्कूल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे लॉ स्कूल में ऑलरेडी हैं, उनके लिए आपका पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा? बिल्कुल, मैं पहले जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी। उनके लिए मैं बोलूँगा कि ये कुछ 6 महीने, साल भर की अगर आप मेहनत कर लें, तो आपके लिए आगे की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो अभी आप मेहनत कर लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें, आप लॉ स्कूल में चले जाएँ, शायद आप बहुत अच्छा लाइफ़ भी लॉ स्कूल में स्पेंड करेंगे। जी। आपको बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो इसीलिए अभी मेहनत कर लेना चाहिए। जो ऑलरेडी लॉ कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि अभी आप तैयारी कर लें, अच्छे से पढ़ लें, डिस्ट्रैक्ट ना हों,
और प्रिपरेशन आप अगर अभी अच्छे से कर लें तो आप जब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे आपको एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा कि हाँ आप जो कर रहे हैं उससे आप कुछ रियल डिफरेंस सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, मैं अभी एक केस हैंडल कर रहा हूँ। वो केस 15,000 करोड़ का इंडियन रुपीस में, दैट्स द एक्सपोजर। और ये केस अभी हम जीत भी रहे हैं। बहुत सारे फोरम्स में हमने इसमें विक्ट्री हमें मिली है, सक्सेस मिला है हमें। अ, तो हमें वो दिखता है कि हाँ, अगर ये 15,000 करोड़ अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पे नहीं करना पड़ता है, तो उसका बेनिफिट हमारे देश को होगा इनडायरेक्टली। हमारे देश के ग्रोथ में वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो अ, इस तरीके की चीज़ें, एक्सपोज़र भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी 8 देशों में केस देख रहा हूँ। केसेस कैसे करके वहाँ पे रिप्रेज़ेंट हमें करना है, वो उस प्रोसेस में मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको एक एक्सपोज़र मिलेगा इंटरनेशनली, आप बेस्ट लॉयर्स से इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट लॉज़ जान रहे हैं। आपको कभी-कभी ट्रैवल करने का भी मौका मिलता है। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा। आपकी लाइफ़ भी काफ़ी बैलेंस्ड है। मैं इन अ नटशेल में बोलूँगा कि देखिए, हर इंसान को कभी न कभी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। अगर आज हम मेहनत कर लें, तो शायद हमारी आगे की ज़िंदगी हमारे हिसाब से एक अच्छी ज़िंदगी हम जी रहे होते हैं। अगर हम आज नहीं मेहनत करें, तो शायद हमें बाद में ज़्यादा मेहनत करना पड़े, लॉन्ग टर्म मेहनत करना पड़े। हम शायद मेहनत कर भी लें, लेकिन फिर भी हमें वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट या वो डिज़ायर्ड लाइफ़ हमें ना मिले। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि दैट्स द की, वन हैज़ टू पुट इन द एफर्ट्स at the right time. And I would say that this is the right time, both for law aspirants and also for law graduates if they are aspiring for government services. Competition has increased, but there are people who are getting through. Correct. So, why shouldn't we try to be that person who is getting through and who is then able to uh, make some difference in the society? I would say that. Yes, yes, Vaibhav. इस पूरे इंटरेक्शन से आई एम श्योर लॉ एस्पिरेंट्स, लॉ ग्रेजुएट सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि देखो, मेहनत आपको हर स्टेज पे करना है। आज मौका है, आज कर लो, आगे की लाइफ थोड़ी आसान डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन इस पूरे इंटरव्यू से, इस पूरे डिस्कशन से मेरा एक की टेक अवे क्या है, जो कि सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक चीज एक्सप्लेन की कि क्यों गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। तो जो सर ने बताया, 15,000 करोड़ का जो लिटिगेशन चल रहा है, अगर वो पैसे बच जाते हैं, जो कि हम जीत भी रहे हैं, कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स में जीत रहे हैं, वो पैसे जब बचते हैं तो वो पैसे हमारे सिटीजन्स के लिए, हम सभी के लिए मिलके उस पे एक्सपेंड कर सकती है, जिससे एक्चुअली ग्रोथ होता है। तो कुछ लोग जो बैठ के काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, वो देखो कि कितने तरीके से कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई आई थिंक गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस जो है, अगर कोई आपसे पूछे या आपको मोटिवेशन चाहिए कि क्यों गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। तो थैंक यू सो मच चिन्मय Thank सर, you, बहुत Vaibhav. अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, सबको काफी अच्छा लगा होगा, काफी ज्ञान मिला होगा उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे पास आने के लिए। थैंक यू थैंक यू। वैभव, इट वाज अ प्लेजर। आपके थ्रू आज मुझे भी आपके प्लेटफॉर्म के व्यूअर्स से बात करने का मौका मिला। और आप भी वैभव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग योर नोबल जॉब। थैंक यू सर। And platforms like StudyIQ, I would say, are a boon for people who are not able to come and physically attend their classes, not having physical access to resources. Online platforms are doing a really commendable job, I would say. Thank you, Vaibhav. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।